प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं दिसंबर माह का मंथली असाइनमेंट जो 7वीं क्लास का जारी हुआ है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सारे के सॉल्यूशंस बताऊंगा। आराम से, शांति से, ध्यान से इसको देखें। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपका एक गद्यांश दिया गया है। कुम्हार ने माटी से अपना रिश्ता कभी अहंकार वाला बनाया ही नहीं। उसका रिश्ता तो इसके साथ एक बहुत गहरे लगाव और प्रेम का रहा है। बिना उस प्रेम और लगाव के माटी की मूर्तें संभव ही कहाँ होती। कुम्हार की माटी ने इस देश में एक से एक चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। बंगाल के विष्णुपुर के टेराकोटा के मंदिर हों या बांकुड़ा के घोड़े या फिर दुर्गा और काली की प्रतिमाएं, बहुत बड़े आकार में भी कुम्हारों और शिल्पियों ने अद्भुत चीज़ें माटी से बनाई हैं। माटी से के बर्तन, मूर्तियाँ व सज्जात्मक वस्तुएं ही नहीं बनती हैं, माटी के खिलौने भी एक बड़ी दुनिया रही है और है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है जिसका आपको सॉल्यूशन देना है। तो अब इसके हम आंसर देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, कुम्हार ने माटी के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाया है, तो प्रेम और लगाव वाला। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमने पैसेज पढ़ा उसके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, सज्जात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आत्मक प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है वो लगाते हैं हम पीछे की तरफ और जो आगे लगाते हैं उसको बोलते हैं हम उस उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्द के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। किसी के भी दो के आप लिख देंगे तो सबसे आसान लिखना हमें फूल का होता है पुष्प और कुसुम। उसके बाद में आपका जो दूसरा होता है पुत्र, पुत्र का होता है पूत और बेटा। उसके अलावा आप संसार का भी लिख सकते हैं, उसके अलावा प्रकाश का भी लिख सकते हैं और निंद्रा का भी लिख सकते हैं। किसी भी दो का बताना था तो मैं दो का ही बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुम्हारों की नई पीढ़ियां कुम्हारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती, तो यहाँ पर ये है क्योंकि अब पहले जैसा लोगों के हृदय में कुम्हारों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं की खरीदने की इच्छा अब नहीं रही है। यानी कि पहले लोग कुम्हारों की वस्तुएं खरीदते थे, अब ऐसा नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो है ये वाली पंक्तियाँ हैं, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा उसमें एक बीज, वह खो ना गया मिट्टी ना बना। कोदो सरसों से छूण चीज उस छोटे उर में छिपे हुए है। डाल पात और स्कंद मूल गहरी हरितिमा की संस्कृति, बहुरूप रंग फल और फूल। इस तरह से ये आपकी कविता छोटी सी दे गई है, इसको आपको जो है इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे प्रसंग यानी कि अर्थ हम लिख रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी में संकलित कविता बीज से लिया गया है, या फिर आप लिख सकते हैं उद्दत है, जिसके कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। ठीक है, उसके बाद में व्याख्या कर देते हैं इसका। उद्यांश में कवि ने बीज और यानी कि कविता में कवि ने बीज और उसके अंदर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदो और सरसों के समान छोटा से छोटा बीज भी ना तो मिट्टी बन जाता है ना ही खो जाता है। उस छोटे से बीज के हृदय में डाली, तना, जड़ और पत्ते छिपे हुए होते हैं। उस बीज में ही विविध प्रकार के रंग रूप वाले फल और फूल होते हैं, साथ ही होता है हरियाली का संपूर्ण संसार। इस तरह से इसका हमें जो है अर्थ बताना था। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश का पहला गद्यांश जो है इसको पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला वाज बोर्न 18 जुलाई 1918 इन ट्रांस्केई, साउथ अफ्रीका। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 12। वो 12 साल के थे तो उसके पिताजी मर गए थे और उनका जन्म जो है 18 जुलाई 1818 को ट्रांस्केई साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में आपका आगे पूछा गया है, ही देन लिव्ड विद द लोकल रीजेंट हु सेंड हिम टू स्कूल।
तो जब उसके पिताजी मर गए तो वो अपने जो है लोकल मतलब उनके मतलब देखभाल करने वाले जो उनके घर वाले सदस्य होते हैं उनके साथ रहे और वो स्कूल भेजे गए। ही वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू गो टू स्कूल। वो पहले सदस्य थे जो अपने फैमिली के जो स्कूल गए थे। ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम फोर्ट हियर यूनिवर्सिटी इन 1941 बिकॉज ही लेड ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन पॉलिटिकल स्ट्राइक। ठीक है। और इसके बाद में है इन 1944 ही स्टार्टेड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग। उन्होंने 1944 में जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग का आयोजन किया और 1950 ही बिकेम इट्स नेशनल प्रेसिडेंट। और जिसको उन्होंने बनाया था उसके प्रेसिडेंट भी बन गए। उसके बाद आते हैं इनके क्वेश्चनों के आंसर देने पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर डिड मंडेला फादर्स डाइड। तो अभी अभी लिखा गया है आपने सॉरी आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसको अगर आप मतलब इस पैसेज को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें जो है मंडेला के फादर कब मरे थे तो ये पूछा गया है। इसमें 12 साल जब था तब वो मरे थे। तो 12 साल इसमें आप जोड़ोगे तो 1819 और 12 साल कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है। तो 1930 हो गया ना। तो 1930 लिखा नहीं है लेकिन उसने बताया है कि ही वाज 12 बोर्न किया था उन्होंने 1918 में और 12 साल के हुए तब उसके पिता मरे। तो 12 साल इसमें जोड़ दोगे तो 1930 इसका सही आंसर है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज ए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ANCYL के। तो 1950 में इलेक्टेड हुए थे। ये जो चीज़ नीचे लिखी गई है लाइन में इसमें देखोगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू पोएम वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज़ टू एक्सटेंड योर हैंड सो द लाइफ कैन नॉट बी सेव्ड। ठीक है। कैन नॉट बी यहाँ पे बी ई है यहाँ पे मिस है तो उसको आप बी ई कर लेना। ठीक है। बी और ई यहाँ पे क्या लिखोगे आप बी और ई। ठीक है। ध्यान रखना बी नहीं है खाली बी नहीं है बी और ई इस तरह से बी लिख देना। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हेन कैन ए चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर है व्हेन यू आर डाउन एंड सी नो होप एट ऑल वी शुड स्टैंड टुगेदर एज वन सो दैट नो वन कैन रियलाइज दैट देयर इज़ नो वे टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलअप्स करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव लेफ्ट। तो आई हैव लेफ्ट द जॉब पास्ट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब लीव का बताना है आपको। पास्ट होता है आई हैव लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद में आपका माई फादर हैज़ बीन बाइंग द वेजिटेबल्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना तो हैज़ बीन बाइंग आ जाएगा। ING लग जाता है आपने पढ़ा होगा। सी ऑप्शन जो है इसमें पूछा गया है द गेस्ट्स अराइव्ड। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताना है। तो अराइव का जो है प्रेजेंट परफेक्ट होता है अराइव्ड। उसके बाद स्पीच डिलीवर्ड बाय योर चीफ गेस्ट। तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताना है। इसमें भी ED लग जाएगा तो ये भी हो जाएगा डिलीवर का डिलीवर्ड। अब आगे बढ़ते हैं गणित सेक्शन पे। गणित सेक्शन में पूछा गया आपसे पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये एक आकृति दी गई है। इस आकृति के हिसाब से क्या पूछ रहा है। आकृति में M और N समांतर रेखाएं हैं यानी कि ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं। एक तिर्यक रेखा जो है इसमें आपका L है। तो ये रहा L जो इसको काट रही है तिर्यक रेखा यानी टेढ़ी रेखा। इस आकृति के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें बोल रहा है एंगल जो है 1 और 6 बराबर है कि एंगल 3 और 8 बराबर है कि एंगल 7 और 1 बराबर है कि एंगल 5 और 2 बराबर है। तो एंगल C जो है सही है। एंगल 7 और 1 बराबर है क्योंकि एंगल 7 और 1 जो आपका एंगल ऐसा है जो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को मतलब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है और एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक है। इसलिए ये अब आते हैं बाह्य कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे। इसके बाद में फिर से आपको ऐसा ही चित्र दिया गया है जिसमें M और N दो समांतर रेखाएं हैं और P और Q जो है समांतर रेखाएं आपस में हैं। ये दोनों समांतर हैं और फिर ये दोनों समांतर हैं। तब कोण X का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपको क्या पूछ रहा है। कोण X का मान जो कि ये वाला है इसको आपको बताना है। आपका जो है ये वाला एंगल जो है दिया गया है 85 डिग्री। ठीक है। ये वाला 85 डिग्री है। अब आप देखिए 85 और प्लस में आपका 95 कितना हो जाता है। तो 5 5 10
और 9 8 17 और 1 18। 180 डिग्री आपका जो कोण होता है ये वाला और ये वाला टोटल होता है, आपको सभी को पता होगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि जो आपका ये कोण है, ये कोण और ये वाला जो आपका दूसरा कोण है समांतर में, ये वाला x वाला जब निकालोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो इस तरह से जो ये मान आया है, क्योंकि ये समांतर है और ये भी समांतर है, तो यहाँ पर भी जो ये कोण है वो बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। कुछ समझ में आया आपको कि ये वाला कोण बराबर होगा तो इसी के बराबर ये वाला कोण होता है, तो ये वाला भी कोण बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है 95 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला कोण बराबर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह वाला कोण कैसे बराबर होगा। तो देखिए अब सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ कि ये वाला कोण जितना है उतना ये वाला कोण होगा। तो ये कितना हो गया 85 डिग्री। ये वाला कोण कितना हो गया 85 डिग्री। ये वाला कोण 85 डिग्री हो गया है, और ये वाला बचा हुआ कोण ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा। तो ये वाला कोण निकालने के लिए 180 में से 85 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिग्री। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर सी बी सी है, और त्रिभुज एंगल जो बी है वो 100 डिग्री दे रखा है, और तो एंगल सी आपको निकालना है। तो देखिए ए बी बराबर बी सी है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ए बी बराबर बी सी है, यानी कि ए बी और ये बी सी बराबर है, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी बराबर है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों ही बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री होता ही है, हमें पता होता है। और जो कि ए और बी दोनों बराबर हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ए और बी बराबर, मतलब कि आपका 2 एंगल सी प्लस 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 100 तो सी दे रखा है, और ये ए प्लस बी जो हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा, और 2c बराबर हमारे को c निकालना है ना, हमने c मान लिया ना इसको। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल c का मान निकालना है और b हमारे को दे रखा है, तो b का हमने मान रख दिया। एंगल a और c बराबर है, और एंगल a और c बराबर है, तो एंगल a मान लें, इसको दोनों का एंगल a मान लें या दोनों का एंगल c मान लें, दोनों ही बराबर हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 2c बराबर 100। तो इसीलिए 2c बराबर 100 180 माइनस 100 80 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है c बराबर 80/2 आ जाएगा। तो ये 40 और ये भी 40, क्योंकि ये भी बराबर है ये भी बराबर है। तो या तो इसको a, अगर ये a मानते हैं तो ये भी a होगा, अगर इसको c मानते हैं तो ये भी c होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, और दोनों बराबर हैं तो दोनों के नाम एक जैसे होंगे, यानी कि दोनों का मान भी बराबर ही आएगा। तो 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 जो है इसमें पूछा गया है ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, तो आकृति में दिए गए माप के आधार पर एंगल एफ ई जी का माप आपको बताना है। तो ये वाली रेखा और ये रेखा जो है समांतर है, वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर किया। इसमें तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ये भी तिर्यक रेखा इसको काट रही है। यहाँ पर इसका ये कितना डिग्री है 125 डिग्री है, और ये कितना है 45 डिग्री है। तो देखिए इसमें आपको सिंपल सा बात समझना है कि एंगल ए ई और जी जो है आपका ये वाला एंगल ए ई जी बराबर हो जाता है आपका एंगल ई जी डी के। ई जी डी के, तो ये रहा ई और फिर ये रहा जी और ये रहा डी। ठीक है, तो ये ई जी डी और ये वाला ई जी डी बराबर होगा। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मतलब ये वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अब अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें से हमारे को मान भी दे रखा है। मान कितना दे रखा है ए ई जी का मान जो दे रखा है हमारे को 45 डिग्री दे रखा है। तो 45 डिग्री ये हो जाएगा है 45 डिग्री ए जी का, और एफ ई जी बराबर 125 दे रखा है, क्योंकि ये वाला मान हमारे पास दे रखा है। तो इसमें से हम 45 को माइनस कर देंगे, 45 को माइनस कर देंगे तो एफ ई जी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है, दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, तो सोनी और उसके दादाजी की उम्र क्या होगी। तो सोनी का उम्र मान लिया हमने x वर्ष है, उसके दादाजी की 5 गुना है तो 5x हो जाएगी, और हमें को बोल रहा है कि दोनों का अंतर 60 वर्ष दे रखा है, तो 5x में से x घटा देंगे, यानी 5x में से x घटाएंगे तो 60 का अंतर है, यानी कि 4x बराबर 60 है। तो x बराबर 60/4 हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। यानी दादाजी की उम्र कितनी हो जाएगी 5 गुना थी 15 की, तो 5 गुना
15 बराबर 75 वर्ष। समझ में आ गया। x का मान निकाला और x का जो मान आया उसको हम 5x से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर रहे हैं x का मान, तो 5 से गुणा करने पर 75 वर्ष आ जाएगा। अब विज्ञान पे आते हैं। विज्ञान में आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है? तो सभी को पता होगा, लाल रंग द्वारा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, किस पौधे के स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है? तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं इनमें दोनों ही होता है। ये कीटभक्षी पौधे जो इनको जब कीट नहीं मिलती है तो स्वपोषक बन जाते हैं, और जब इनको कीट मिल जाता है तो विषमपोषी बन जाते हैं, यानी कि उनको खा जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? तो जो भी इलाके समुद्र के किनारे हैं वहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? तो हम बता सकते हैं, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ये कलर केवल ऊपरी दिखावा होता है, लेकिन एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण तो होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समझाएं कि कपड़ों के बगैर और धातु की चादर से बने समझाएं कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादरों से बने विज्ञापनों पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? अगर छिद्र नहीं करेंगे तो हवा से उड़ जाएंगे। इस छिद्र इसलिए किए जाते हैं, हवा का आवागमन आसानी से हो पाए। अगर हवा नहीं होगी तो वो उड़ जाएगा। जैसे कि आप देखते हो, कभी कभी आप थोड़ी सी हवा में छाता लेकर निकले होगे बाहर, तो छाते में छेद नहीं होता तो ऐसा लगता है छाता उड़ जाएगा आपको ले करके, होता है ना ऐसा। तो वही चीज़ है, छाते में अगर छेद होएगा तो आपका छेद में से हवा निकल जाएगी तो छाते को नहीं खींचेगी, तो आप भी नहीं उड़ोगे, आपको लगेगा भी नहीं कि छाता उड़ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि छेद इसलिए दिए जाते हैं कि हवा का आगमन जो है आसानी से हो पाए, और जिससे बैनर या चादर विज्ञापन पर कोई क्षति ना पहुँचे, यानी कि उसको नुकसान ना हो, वो फटे नहीं। इससे विज्ञापन की आयु बढ़ जाती है, जो वहाँ पर है वो वहाँ पर रह जाता है, नहीं तो उसी मौसम में उसी हवा में वो खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, फट जाएगा। इसी का अथवा पाठ है, आप पत्ती से स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? चाहे तो आप ये कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में पूछा गया है, बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी कहाँ से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं? तो ये जो थोक वाले व्यापारी होते हैं ये किसानों या कारखानों से डायरेक्ट माल खरीदते हैं, और फिर ये फुटकर व्यापारी को बेचते हैं, और फुटकर व्यापारियों से हम लोग खरीदते हैं। उसका दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत जैसे गर्म आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर तड़ित झंझा की विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस तड़ित झंझा का अर्थ क्या होता है? गर्जन के साथ में भारी वर्षा जो है इसका अर्थ होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जादोपटिया शैली क्या है? तो उसको बोलते हैं लोक कला। ठीक है, जादोपटिया आपने पढ़ा है ना बुक में, वही है, लोक कला होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में लोग कीमतों का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने को दिया जाए आपको, तो किन जगहों पर आप इसका उपयोग करेंगे? उदाहरण सहित बता दीजिए। तो इसका तो आसानी से बता सकते हो कि इसका उपयोग हम बड़े बड़े दुकानों में सामान खरीदने, मॉल से सामान खरीदने, यात्रा के लिए टिकट बुक करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने आदि में करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसका प्रमुख कारण क्या क्या है ये आपको बताना है। तो पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होते हैं, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। पृथ्वी का धरण भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। इसी के अलावा गुरुत्वाकर्षण बल भी पवनों को नीचे की ओर प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, इसका कारण यही है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर में पूछा गया, झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताना है। तो झारखंड में दिल्ली राजभाषा के रूप में है, यानी कि झारखंड में जो है, दिल्ली कह रहा हूँ, झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में है। इसके अतिरिक्त झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अत्यधिक विविधता है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं। चूँकि झारखंड में 26 जातियां हैं तो इनकी भाषाओं में भी अंतर होता है। यहाँ की प्रमुख भाषा जो है हिंदी है, बांग्ला है और नागपुरी शामिल है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। संस्कृत आ जाते हैं, अंतिम जो आपका चरण है उस पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर है आप, शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थम छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति
ते परिश्रमेण सफलताः भवन्ति। रमेशः प्रातः गच्छात् विद्यालयं गच्छति। सर्वे जनाः विद्यालये नम्राः भवन्ति। तो इस तरह से ये आपका पैसेज है। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला पूछा गया है छात्रा किम विद्यालयं गच्छन्ति। तो यहाँ पे लिखा है कि छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति। तो यहाँ पे पठनाय जो है आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है शिक्षाय अत्र का विभक्ति। तो शिक्षाएं में कौन सी विभक्ति है? तो शिक्षाएं हमें चौथी विभक्ति है यानी चतुर्थ विभक्ति है। उसके बाद पूर्ण वाक्य ये उत्तर देना है। तो तीसरा है छात्रा कुत्र गच्छन्ति। तो अभी अभी हमने पैसेज में पढ़ा छात्रा पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। तो यही लिख देंगे छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति। उसके बाद दूसरा जो चौथा जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गच्छति इति क्रियापदस्य किम कृतपदम। तो यहाँ पे देखिए रमेशः प्रातः गच्छात् विद्यालय गच्छति। तो इसमें कौन है? रमेश जो है क्रियापदम है। तो यहाँ पे गच्छति इति क्रियापदम रमेशः अस्ति। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन आपका मंथली असाइनमेंट दिसंबर का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो को पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इस चैनल पे आपको सभी विषय के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे समय समय पे। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे सॉल्यूशन अपलोड किए जाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।